हेलो बच्चों, आज हम आपको गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन करेंगे। देखो, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड नहीं आया होगा तो आप हमसे फिर से पूछ लीजिएगा, सर ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया, मैं फिर से ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो आप अगर नहीं दिखा होगा तो आप कहेंगे तो हम आपको फिर से उसको करके दे देंगे, ठीक है? तो फिलहाल आज हम लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन करेंगे। वो थर्ड एप्लीकेशन में हेडिंग करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन होती है। मैं पहले आपको चार्ज स्फीयर की बात करूं तो आपके पास ये कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ये कंडक्टिंग है, ठीक है? तो आप लोग 12th वाली क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है, क्या बोला मैंने, किसी कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लो यही कंडक्टर है, वायर है, इस वायर को जब आप चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, ये कंडक्टर है ये, तो जब इस कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देंगे तो वो पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मींस द टोटल चार्ज गिवन टू द कंडक्टर is uniformly distributed over its outer surface। इसके आउटर सरफेस पर क्या करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? मान लिया इसका सेंटर O है और रेडियस क्या है इसका, कैपिटल R है, ठीक है? तो आप फिर से समझेंगे मैंने क्या बोला कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को जब आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं, जब चार्ज उसको देते हैं, ठीक है, तो वो चार्ज कहाँ फैलता है, उसके सरफेस पर, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, ये चार्ज्ड स्फीयर है आपका, तो अब बताइए, अगर कोई चार्ज्ड मटेरियल है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर कुल 3 केस डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। एक आपका आउटसाइड सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस सरफेस के बाहर कहीं भी, ठीक है? दूसरा कंडीशन, इसके सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तीसरा आपका इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होगी, उसको हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो चार्ज फैला हुआ है उसके सरफेस पे फैला हुआ है कि लाइन पे फैला हुआ है, या आपका कैसे फैला हुआ है। अभी आप देख रहे हैं इसके सरफेस पे फैला हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q बाई A होता है, और A यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहली ही लाइन लिखेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी कहाँ का निकालना है, सरफेस का, ठीक है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपका, सिग्मा की वैल्यू जो होती है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू, जो टोटल चार्ज फैला हुआ है, अपॉन कहाँ फैला हुआ, कितने एरिया में फैला हुआ है, पूरी एरिया में, ए, और ए क्या है आपका 4 पाई सरफेस एरिया, R स्क्वायर होता है स्फीयर की सरफेस एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल बाई सरफेस का 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां से अगर आपको Q निकालना रहेगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। याद रखना, अगर Q की जरूरत कहीं है अगर आपको, तो उसके लिए आप इतना हम रख लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, सरफेस के बाहर। सरफेस के बाहर मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका, ये इस पॉइंट टी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट टी पर किसका यूज करना है, गॉस थ्योरम का। तो बताओ बेटा, बोलो अपने मन में कि गॉस थ्योरम
का एप्लीकेशन कब करते हैं? क्या करते हैं हम लोग उसमें? एक हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? कैसा सरफेस ड्रॉ करेंगे? सिमेट्रिकल, ठीक है। और उसकी खासियत और उस पॉइंट पी से पास करना चाहिए। तो बताइए, ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, तो कैसा सरफेस हो? ऐसा ही सरफेस होगा जैसा ये है, ठीक है। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल सेल, ये इस तरह से, ठीक है। ये आपका ठीक है, ये आपका स्फेरिकल सेल। सेल मतलब समझते हैं ना, वो बच्चे जो वॉलीबॉल खेलते हैं आपका, वो प्लास्टिक वाली बॉल बड़ा वाला, ठीक है। ऐसा ही हमने क्या किया, स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर दिया, इसको घेर दिया मैंने, समझ पाया ना? अरे भाई, एक छोटी सी बॉल है, उसके चारों तरफ ये क्या कर दिया, बड़ी बॉल बना दिया, ठीक है। ये ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, ये गॉसियन सरफेस हो गया आपका, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ये, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ये, ठीक है। अब बताइए, अब इसके बाद का काम बताइए। इस गॉसियन सरफेस से अब देखो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी सब, क्योंकि चार्ज है ये, अरे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी सब, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। तो इस गॉसियन सरफेस से कितनी होकर के निकलेंगी, मतलब उसका नंबर कितना होगा, यानी इस गॉसियन सरफेस से कितनी लाइन निकलेंगी चारों तरफ, उसको हमको निकालना, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो बताओ ये सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस है कि प्लेन सरफेस है, बताओ। अरे भाई फुटबॉल है ये, 3 डायमेंशनल है ये क्या होगा आपका, कर्व सरफेस होगा। तो जब ये कर्व सरफेस होगा, भाई कर्व सरफेस है ना, अगर ये कर्व सरफेस होगा तो क्या करते हैं, उसका एरिया वेक्टर पहले निकालते हैं, और एरिया वेक्टर कर्व का सरफेस का नहीं निकलता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, पूरे सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, ऐसे ऐसे काट लेंगे, ये देखो, ये छोटा सा पार्ट ले लिया। अब पूरी एरिया तो ए है, तो इसकी एरिया कितनी होगी, डी ए। एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर डी ए, बोलिए, समझ में आया? अब इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, याद आ रहा है ना? इसी पॉइंट पर क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्यू नॉट रखोगे ना, क्यू नॉट चार्ज, भाई प्लस क्यू नॉट चार्ज यहाँ रखें पॉइंट पी पर। तो बताओ क्यू नॉट चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, पास वाला चार्ज रिपेल करेगा उधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा, यानी वेक्टर ई हमारा ऊपर हो जाएगा। आ गया सबको, समझ ही नहीं आ रहा है तुम लोगों को? भाई ये आपका इस पॉइंट पर, जैसे जहां एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं उसका एरिया वेक्टर मिल गया, उसी एरिया वेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कैसे निकालते हो, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है उसी पॉइंट पर प्लस क्यू नॉट रख देते हो, इसके पहले वाली क्लास में पढ़ाया है। तो क्यू नॉट पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही आपका ई हो जाएगा, हो गया। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री सरफेस एरिया निकाल देंगे, और इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस एरिया से निकल जाएगा आपका। तो हम पूरे सरफेस से निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल गॉसियन सरफेस, होल गॉसियन सरफेस, फाई ई बराबर, बताना क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे। कैसा इंटीग्रल, क्लोज्ड, क्योंकि सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है। क्या होगा, वेक्टर ई डॉट डी ए आ गया। तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी ए कॉस जीरो, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1। अब ई हम बाहर कर देंगे, तो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए का।
डी ए का मतलब समझते हो ना, इसकी एरिया भाई, और इंटीग्रल लगा दिया तो पूरी सरफेस एरिया। बोलिए, ये डी ए किसका है बताओ, एरिया इसका है ना, और इंटीग्रल लगा दिया तो पूरी सरफेस एरिया किसकी, गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस की एरिया क्या होगी, मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। बोलो, तो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी बनेगी, स्मॉल आर। तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। आ गया ना, नहीं समझ में आया। ये एरिया किसका है बताओ, छोटे से पार्ट का। छोटा सा पार्ट कहाँ लिए हो, गॉसियन सरफेस पर लिए हो। अब इंटीग्रेट करोगे तो पूरे गॉसियन सरफेस की एरिया मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, गॉसियन सरफेस की एरिया। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ई फाई ई की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। समझ जाओ, फाई ई बराबर क्या है, ई इंटू सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। लिखा है देखो, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग करेंगे। हेडिंग में नंबर 1 हेडिंग करते हैं, आउटसाइड द सरफेस। इसमें 3 केस होंगे, या ए कर लीजिएगा। ये हेडिंग है नंबर 3, इसमें ए पार्ट है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं आप, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी कहाँ है, सरफेस से बाहर, एट आउटसाइड द सरफेस। ये हेडिंग है, एट आउटसाइड द सरफेस। ये हेडिंग क्या है, एट आउटसाइड द सरफेस। ठीक, अब आप फिगर ये ड्रॉ कर लेंगे। फिगर वीडियो रोक दीजिएगा, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, अभी लिख देंगे। ये फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। बोले, लिखिए। कंसीडर a spherical charged conductor, consider a spherical charged conductor। मेरे पास ये स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, ऑफ सेंटर O एंड रेडियस कैपिटल R, ऑफ सेंटर O एंड रेडियस कैपिटल R। चार्ज्ड मतलब आवेशित है, चार्ज्ड बाई द चार्ज प्लस Q, चार्ज्ड बाई द चार्ज, चार्ज्ड बाई चार्ज प्लस Q। दूसरा वाला लिखिए, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हैविंग डिस्टेंस स्मॉल r, पॉइंट P की दूरी बता रहे हैं। हैविंग डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम O, हैविंग डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम O। बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं लिखना है, हैविंग एग्जाम में नहीं आता है। हैविंग डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम O, पॉइंट P की O से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। अब तुरंत आप क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, सिग्मा, फ्लक्स निकाल लेंगे। कंप्लीट कर लीजिए इसको।
इसके बाद क्या आ जाएगा, अभी मैंने लिखा था फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटू सरफेस एरिया किसका, ऑफ गॉसियन सरफेस। तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया और या पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहां से आपका इतना आ गया। अब हम यूज कर लेते हैं गॉस थ्योरम। यूजिंग, बार बार तो यही करते हैं भाई, फाई ई जब निकल जाता है तो वहां गॉस थ्योरम लगा देते हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम, क्या होता है गॉस थ्योरम यार, बोलिए, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। तो क्यू इन का मतलब समझते हैं ना, गॉसियन सरफेस कितनी चार्ज को घेरा हुआ है। तो बताओ गॉसियन सरफेस पूरे चार्ज को घेरा है ना। ये क्या था बताओ, ये स्फेरिकल सेल था, प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ था इस पर, बोलो, प्लस क्यू चार्ज जिसका रेडियस आर लेते थे आप। अब ये गॉसियन सरफेस था, ये गॉसियन सरफेस पूरे चार्ज को घेरा है कि आधे को, गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज आ रहा है ना, इस वजह से फाई ई की जगह क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बोलिए, क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन 0, पूरे चार्ज को घेरा है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ई चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। देखिए, ई इज इक्वल्स टू, ये आपका सब इधर कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। नंबर 2 कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे बताइए, तो क्यू की वैल्यू ये वाली यहाँ रख लेंगे, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। देखें दिख रहा है कि नहीं आपको, मेरी मोबाइल में तो दिख रहा है भाई, अब आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता यार, इससे अच्छा नहीं कर सकता। इसको आप कंप्लीट लीजिए। इसके बाद क्या करना है, इस क्यू की वैल्यू को यहाँ रख लेना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यूजिंग the value of q from equation 1 we get e की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q की जब क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद देखिएगा, तो क्योंकि आपको मालूम है सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, तो हर जगह डेंसिटी चार्ज की बराबर होगी। क्या है भैया, क्योंकि समान रूप से चार्ज फैलता है हर जगह, तो सिग्मा कांस्टेंट है। ये क्या है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ये भी हर जगह सेम होगा। और ये आर क्या है, रेडियस है किसका, चार्ज स्फीयर का, ये भी फिक्स है। बचा कौन तुम्हारा, ये आर पॉइंट पी पर डिपेंड करता है ना, पॉइंट पी जितना दूर लेंगे तो आपका इतना आएगा। इस फॉर्मूले से हमको समझ में आ रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कितना, आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, आर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। भाई आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी स्फीयर से जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये रही बात कहाँ की, ऑन द सरफेस।
इस बात को ध्यान देते रहिएगा। ई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? आर पर। आर जितना ज़्यादा होगा ई उतना कम होगा, आर जितना कम होगा ई उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द सरफेस का। तो इसमें बी हेडिंग कर लेते हैं। बी हेडिंग करेंगे ऑन द सरफेस। भाई देखो ऑन द सरफेस क्या होगा, आप थोड़ा याद करेंगे। ये आपका क्या होता था? स्फीयर होता था। इसका सेंटर O और रेडियस कैपिटल R होता था। ठीक है, इस पर प्लस Q चार्ज समान रूप से फैलता था, याद आया? और हम एक पॉइंट P यहाँ लेते थे, बोलो। और ये आपका एक गॉसियन सरफेस होता था, यही है ना गॉसियन सरफेस, बोलिए। इस पॉइंट पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, इसका दो फॉर्मूला हमको मिला है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब पॉइंट P को कहाँ लाना है? सरफेस पर। देखो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ निकालना है? सरफेस पर, यानी यहाँ निकालना है। यानी यही पॉइंट मैं कहाँ कर दूँ? इसकी वैल्यू कितनी थी बताओ? स्मॉल r थी। तो मैं ये पॉइंट P यहाँ ला दूँ अगर, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। भाई अगर ये पॉइंट P कहाँ से कहाँ चला है? ये पॉइंट P यहाँ से यहाँ चला है, तो ये जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के। यानी इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में मैं स्मॉल r के जगह क्या रख दूँ? कैपिटल R रख दूँ, तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपको करना नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ऑन द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। सरफेस पर स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल R के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन से बताओ? 2 and 3 वी गेट, बताइए क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? कैपिटल R। ये इससे काट देगा, तो बताइए कितना आ जाएगा? E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई कितना बेटा? कैपिटल R स्क्वायर। ये नंबर कौन सा रहेगा? 4। ठीक है, एंड E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट। ये R स्क्वायर था, नीचे स्मॉल r स्क्वायर था, स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर। ये इसको काट देगा, यानी E की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो सरफेस पे देखो तो इसमें कहीं स्मॉल r है, सारी वैल्यू देखो कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट ही है। स्फीयर पर जो चार्ज होगा हमेशा वही बना रहेगा, कम ज़्यादा तो होगा नहीं। अगर आप देंगे तो कम ज़्यादा होगा, लेकिन अगर नहीं देंगे तो उतना ही रहेगा। आपका स्फीयर की रेडियस वही कैपिटल R बनी रहेगी, यानी सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। यानी किसी भी पॉइंट पर सरफेस पर जाएंगे, जैसे यही है, यही आपका प्लस Q चार्ज को फैला था, तो सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ ये आपका हो चुका है। इसके बाद लिखेंगे, हेडिंग करे होंगे ऑन द सरफेस, इसके बाद ये कंप्लीट कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? 4 और 5 से क्या क्लियर हो रहा है कि आपका जो कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के हर एक पॉइंट पर, स्फीयर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, नीचे लिख लीजिए, नीचे लिखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at each point on the surface of conductor, spherical conductor, at each point
each point of spherical conductor, at each point of spherical conductor is constant, is constant। अब एक लास्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? सरफेस के अंदर। बहुत आसान है ये, सी कर लेंगे, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। पहले समझिए इस बात को। मेरे पास क्या है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है ये, और जिसका सेंटर O है और रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, सेंटर O है और रेडियस कैपिटल R है। इस पर क्या हुआ है, प्लस Q चार्ज समान रूप से फैला हुआ है। समान रूप से मतलब समझते हैं, हर पॉइंट पर चार्ज बराबर होगा, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा आपका फैला हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर निकाल लिया, और कहाँ निकाल लिया, इसके सरफेस पे निकाल लिया, और फिर कहाँ निकालना है, इसके अंदर। ये पॉइंट लेते हैं, पॉइंट बी। ये पॉइंट बी मैंने अंदर ले लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बताओ क्या लेना होगा, एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। और कैसा गॉसियन सरफेस लेना है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब इसके जैसा, और एक खासियत और, वो सरफेस इस पॉइंट पी से पास करना चाहिए। तो चलिए ले लेते हैं गॉसियन सरफेस ऐसा। ये गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया है। ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस, ठीक, गॉसियन सरफेस हो गया। अब इस गॉसियन सरफेस से आप बताइएगा, हम सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पहले फ्लक्स ही निकालते हैं ना, फिर इसके बाद जब फ्लक्स निकल जाता है तो गॉस थ्योरम लगाते हैं। देखो ये फ्लक्स निकाले हैं, फिर गॉस थ्योरम लगाए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, किसके थ्रू, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। बताइए, फाई ई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल, यही ना, वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए आ गया। अब थोड़ा ध्यान समझिए, अब हम गॉस थ्योरम लगा दें। ये अभी देखो ई और डी हमको पता है, मान लो डी ए यहाँ ले लेते हैं पॉइंट पी पर, थोड़ा सा ये छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिया मैंने इतना, तो डी ए कितना होगा, ये हो जाएगा डी ए। ठीक है, अब वेक्टर ई पता ही नहीं है, वो बात की बात होगी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फाई ई यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। बताइए क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए हो गया। अब बताओ क्यू इन का मतलब क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा। ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बताइए। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है नहीं है, पूरा पूरा चार्ज बाहर है, तो क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ क्या कहेंगे, सिंस क्यू इन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो क्यू इन की वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ रख लेंगे तो जीरो हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ होगा कि किसी वैल्यू का, देखो इतने का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम,
तो अगर किसी वैल्यू, जैसे इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, तो किसी भी इंटीग्रल की वैल्यू जीरो तब होती है जब उसका इंटीग्रैंड ही जीरो हो, यानी यही वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि जैसे किसी का अगर हम इंटीग्रल कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू जीरो आ रही है तो ये खुद ही इंटीग्रल आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप हमको ये बताओ, पढ़े होंगे आप लोग, a में b का अगर हम गुणा करें, या जैसे दो क्वांटिटी है, a में b का मैंने क्या किया हुआ है, गुणा किया है, और ये बराबर जीरो है। a में b का मैंने गुणा किया तो किसके बराबर है, जीरो के। तो बताइए इसकी तीन कंडीशन बनेगी, चाहे a जीरो हो, b जीरो ना हो, दूसरा चाहे b जीरो हो, a जीरो ना हो, तीसरा ये दोनों जीरो हो। तो यहां भी ऐसे आप बता दीजिए, क्या DA जीरो है? DA क्या है, इतने की एरिया ना यार, तो एरिया इतने की जीरो नहीं हो सकती है भाई, समझिए। ये DA क्या है, वेक्टर DA एरिया वेक्टर है, छोटे से पार्ट की एरिया है, तो क्या उसकी एरिया हम जीरो मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। इसकी वैल्यू DA है, इतने की एरिया है ये, तो एरिया जीरो नहीं हो सकती। तो बताइए, जब ये जीरो नहीं हो सकता, यहाँ लिखेंगे हम लोग, सिंस वेक्टर DA नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेक्टर DA जीरो के इक्वल नहीं है, तो एम्प्लाई क्या कर जाएगा, वेक्टर E की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी सरफेस के अंदर जाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो याद रखना, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये फिगर आप पहले हेडिंग करेंगे इनसाइड द सरफेस, इसके बाद फिगर ड्रॉ करके आप अच्छे से लिख डालेंगे सब। लिखने के बाद नीचे लिखेगा दैट इज, बताइए E की वैल्यू जीरो है, यानी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो। अब देखो, जहां जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं वहां वहां पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं आप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां निकाले, आउटसाइड सरफेस, इनसाइड सरफेस, ऑन द सरफेस, वहां वहां पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा करके, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr लगा के। ठीक है, तो कल इसको करते हैं, आज के लिए इतना ही।